General equation of plane. जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि जनरल इक्वेशन प्लेन की वो होती है जो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलते हैं। द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड ले लीजिए, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंटेड बाय ax plus by plus cz plus d is equal to 0 always represent a plane। बेटे ये कहना चाहता है कि ना जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है ना किसी भी उसका प्लेन की ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये हमेशा प्लेन को ही रिप्रेजेंट करेगी और इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं प्लेन की। तो इसका प्रूफ कई बार पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड विल ऑलवेज रिप्रेजेंट जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो ये चीज आपको बोली जा सकती है प्रूव करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि टू प्रूव ये करना हो तो हमने मान लिया लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 बी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मान ली एक्स वाई जेड में, जो खाली एक्स वाई में लेते हो वो हम स्ट्रेट लाइन के ले लेते हैं और उसमें हम ax प्लस बी वाई लेते हैं सिर्फ। अब यहाँ पर क्या करना है कि मुझे अगर प्रूव करना हो कि ये प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, तो प्लेन की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे किसी भी सरफेस के ऊपर। सपोज ये एक सरफेस है आपके पास, ठीक है, आपने इसके ऊपर P ले लिया, आपने इसके ऊपर Q ले लिया और इस प्लेन की हमने इक्वेशन क्या मानी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो P x1 y1 z1 भी इसी कर्व का पॉइंट ले लिया, Q x2 y2 z2 भी इसी के ऊपर ले लिया। ये कहता है अगर P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं ना कहीं एक R मान लूं जो इसको लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता हो, तो हमें प्रूव करना है कि R ऑल्सो लाइज ऑन दिस सरफेस। कि अगर PQ को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन पे कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट मानूं और वो इस पॉइंट के ऊपर आ जाए, इसी लाइन को प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो हम कहेंगे कि वो भी इसके ऊपर लाई करता है। अब बात तो वही है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये R अगर इस प्लेन के ऊपर गया तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और R कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट होएगा तो हम कहेंगे एवरी पॉइंट, मतलब PQ को मिलाने वाली लाइन का हर पॉइंट किसी प्लेन के ऊपर है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, लेट P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 be any two points on surface और रिप्रेजेंटेड, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। हमने इससे रिप्रेजेंट किया तो हमने ये मान लिया। नाउ अगर ये इससे रिप्रेजेंट हो रहा है तो अब P x1 y1 z1 ले लिया, तो लेट R be any arbitrary point on line joining PQ। हमने ले लिया R एक आर्बिट्ररी पॉइंट है जो लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q है, सच दैट R divides PQ in लैम्डा रेशियो 1। हमने ये भी मान लिया R PQ को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है। अगर R डिवाइड करता है तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R ये आ जाएगा 1 इंटू x1 लैम्डा इंटू x2। तो x1 प्लस लैम्डा x2 1 प्लस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2 1 प्लस लैम्डा।
Z1 प्लस लैम्डा Z2 1 प्लस लैम्डा, ये हमने सारे पॉइंट्स मान लिए। और जब हमने इनको ऐसा मान लिया तो अब हम क्या करेंगे कि R को भी क्या करना चाहिए, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई। तो हम लिखेंगे नाउ R मस्ट सेटिस्फाई, मस्ट नहीं लिखेंगे, R सेटिस्फाइज इक्वेशन 1 इफ, कब सेटिस्फाई करेगा, अगर x y z की जगह x1 प्लस लैम्डा x2 1 प्लस लैम्डा b अगर ये पुट करूं और आंसर अभी भी 0 आ जाए, हमें प्रूव करना है कि 0 इक्वल टू 0 है। इफ ए बी सी अगर ये भी इस सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। नाउ पी एंड क्यू क्या थे, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, दो पॉइंट इसी सरफेस पर थे। इसका मतलब अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में x1 y1 z1 डाल दूं तब भी ये 0 आएगा, और x2 y2 z2 डाल दूं तब भी ये 0 आएगा। तो अभी हमने क्या किया, 1 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 बाय 1 प्लस लैम्डा कॉमन ले लें, a इंटू एम x1 प्लस लैम्डा x2 b इंटू y1 प्लस लैम्डा c इंटू z1 प्लस लैम्डा प्लस d इक्वल टू d इंटू 1 प्लस लैम्डा। d के साथ भी 1 प्लस लैम्डा आएगा क्योंकि आपने कॉमन ले लिया, 1 प्लस लैम्डा तो कॉमन ले लिया, वो बाहर ही पड़ा रहे। अंदर क्या बन गया, a x1 b y1 c z1 प्लस b प्लस लैम्डा a x2, तो लैम्डा बाहर रख दिया a x2, लैम्डा b y2 तो b y2, लैम्डा c z2 तो लैम्डा कॉमन c z2, d लैम्डा है तो लैम्डा कॉमन d इज इक्वल टू 0। अब सिंस P पॉइंट सरफेस पे था तो ये पूरा रिजल्ट 0 होना चाहिए, Q पॉइंट सरफेस पे था तो ये पूरा रिजल्ट भी 0 होना चाहिए। तो 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0 बिकॉज P and Q x1 y1 z1 and x2 y2 z2 सेटिस्फाई इक्वेशन 1। अगर ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं तो ये भी 0 हो गया और ये भी, और आंसर क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 0 which is true। Therefore R satisfies इक्वेशन 1। और एक बात और हो जाएगी, R is any arbitrary point, so every point on PQ lies on surface जो रिप्रेजेंटेड वन, जो फर्स्ट सरफेस लिया था हर पॉइंट उसी के ऊपर लाई करेगा। फिर कल हमने की थी नॉर्मल। अब नॉर्मल इक्वेशन क्या थी नॉर्मल प्लेन की, नॉर्मल की इक्वेशन थी r डॉट n इज इक्वल टू p या r डॉट n इज इक्वल टू q। p तब लेते हैं जब यूनिट नॉर्मल आता है, q तब लेते हैं जब वो सिंपल नॉर्मल वेक्टर होता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अब नॉर्मल नहीं ले रहे, पहले नॉर्मल गिवन था,
अब ये कह रहा है किसी भी प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। अब एक पॉइंट से पास करता हो और परपेंडिकुलर हो गिवन वेक्टर के, तो अब हम क्या लेंगे? सपोज आपको कोई प्लेन दे दिया, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर यहाँ ओरिजिन है, ये आपको गिवन है ओरिजिन से R1 वेक्टर। अब आपको क्या दे देगा? ओ बी द ओरिजिन और A1 ए वेक्टर ए पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब पोजीशन वेक्टर R1 है, और एक इसका नॉर्मल बताएगा, मतलब कोई तो परपेंडिकुलर गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो जिसके परपेंडिकुलर है वो क्या है? अब यूनिट नॉर्मल तो हम बनाएंगे बाद में। मान लो वो वेक्टर यहाँ है, हमने बोल दिया इसके नॉर्मल, ठीक है। अब हमें निकालनी है इस प्लेन की इक्वेशन। अब कैसे आएगी? कहीं ना कहीं से पास करेगा, ऐसे ले लो, लेट पी आर एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ये एंड पॉइंट ले लिया, पी आर वेक्टर, आर वेक्टर कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर हो जाएगा, पी आर आपको इसको पॉइंट को मानना है, लेट दिस इज पी आर वेक्टर आर्बिट्ररी पॉइंट। तो अब हमारे पास दो बातें हो गई बेटा, कंसिडर अ प्लेन passing through a whose position vector is R1 and perpendicular to given vector, ठीक है, n, ये हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है गिवन वेक्टर n की। नाउ p अगर कोई भी पॉइंट माने, लेट p बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन with position vector r such that OP is vector r। अगर ये भी आपको OP भी दे दिया, अगर मैं AP वेक्टर निकालना चाहूँ तो वो किसके बराबर होगा? OP माइनस ओ AP निकालूं तो अब OP कितना है R, OA कितना है R1, R माइनस R1, ये आपका AB वेक्टर आ गया। अब एक बात ध्यान से देखना, एनी लाइन एक बात क्लियर हो गई, देखो कोई भी ये एन वेक्टर दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आर्बिट्ररी वेक्टर था, कोई भी लाइन अगर किसी प्लेन में है तो जितनी भी उस प्लेन में लाइन है सभी के नॉर्मल होगा। देखो मैं एक नॉर्मल लेकर दिखाती हूँ, सपोज मैंने इस प्लेन का नॉर्मल ले लिया, अब आप इस प्लेन में जितनी भी लाइनें बिछाना चाहते हैं बिछा देते हैं। ये सभी लाइंस क्या होंगी? ये इसके साथ भी 90 बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा, कहीं पर भी जहां भी नॉर्मल दिया हुआ, मैं ये नहीं कह रही यहाँ है लाइन, यहाँ है, ये ये लाइन यहाँ है, बट ये पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये इस लाइन के भी क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। तो अगर कोई भी चीज प्लेन का नॉर्मल है, वो प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो हर लाइन उस प्लेन में लाई करने वाली उसके परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए, एनी लाइन लाइंग इन द प्लेन इज परपेंडिकुलर, तो ये जो AP इस प्लेन में ली है और N इस प्लेन का नॉर्मल था, वो भी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। AP is also perpendicular to vector n। This implies अगर AP परपेंडिकुलर है तो वेक्टर AP डॉट वेक्टर n मस्ट बी 0। दिस implies आपने क्या वेक्टर बनाया था AP? R माइनस R1 डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0।
और हम इसी को बोलते हैं विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। कभी भी आपको नॉर्मल ना बताओ, हम मान लेंगे लेट उसके डायरेक्शन को साइन, मतलब अगर एक फिक्स पॉइंट बताया तो आप प्लेन की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या बनेगी, लेट जो r1 वेक्टर था a के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 z1 ले लूं और p के जनरल x y z ले लूं तो r माइनस आर वन डॉट एन इज इक्वल टू 0 क्या बनेगा, x माइनस एक्स वन आई y माइनस वाई वन जे z माइनस जेड वन के डॉट नॉर्मल वेक्टर किसको मान लिया, कोई भी ए आई बी जे सी के। मैं एल क्यों नहीं लिख रही यहाँ पर, रीजन है एल तो यूनिट नॉर्मल के होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, हमें नहीं पता है क्या आपका डायरेक्शन रेशियो हो, लेकिन जो भी होंगे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाहे यूनिट वेक्टर हो और चाहे एन वेक्टर हो, मैं इसको यूनिट में बदलूंगी तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, मैग्नीट्यूड दूसरी साइड पर जाकर जीरो से मल्टीप्लाई होकर वैसे भी जीरो बनने वाला है, तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम सीधा लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन डॉट करेंगे इज इक्वल टू 0, ये बनेगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, जे का कंपोनेंट b y माइनस वाई वन c z माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0, where A, B, C are direction ratio of vector n, that is normal to plane। तो अगर आपको कार्टेशियन लिखनी है तो a x माइनस एक्स वन, b y माइनस वाई वन, c z माइनस जेड वन। वेक्टर लिखनी है तो r माइनस आर वन डॉट एन, ये याद रखेंगे अगर 2 पॉइंट से पास करता है। ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको आर्टिकल समझ में नहीं आया हुआ होगा तो इक्वेशन का रट्टा हो जाता है। हमें एक लॉजिक पता चल गया, भाई प्लेन में एक लाइन थी, अगर ये प्लेन का नॉर्मल जा रहा है नीचे तो वो पूरी लाइन ही उसके परपेंडिकुलर होगी। हमने लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाले, लाइन की इक्वेशन निकाली एपी वेक्टर और उसका डॉट कर दिया नॉर्मल के साथ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब ये चीजें समझ लेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब आपको नॉर्मल देना बंद कर दिया इसने, इसने कभी कभी ऐसा करेगा, ये 3 पॉइंट्स दे देगा और आपको कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से पास करे तो आप निकालो 10 टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 points A, B, C whose position vector are R1, R2, R3। हमने मान लिया कि हमें इक्वेशन निकालनी है बेटा, और किसकी फाइंड आउट करनी है, एक प्लेन की जो पास करता हो। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 points A, B, C। A, B, C whose position vector are R1, R2, R3। ठीक है, जिनके पोजीशन वेक्टर्स आपके पास ये हैं। तो अगर आपको ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं R1, R2, R3, ठीक है, तो अब मुझे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, बहुत ध्यान से समझेंगे। लेट A, B, C be 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर पॉइंट्स ले लें, ऑन प्लेन with
position vectors r1 r2 r3 respectively, and let P be any arbitrary point on plane whose position vector is r। ये सारी चीजें हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। हमें क्या करना है, अगेन एक प्लेन ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर ए बी सी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो, ए बी सी, तीनों के पोजीशन वेक्टर ले लो, ओ ए, ओ बी, ओ सी। ओ सी इज r3, ओ बी इज r2, ओ ए इज r1 और P कोई आर्बिट्ररी पॉइंट नहीं जिसको वेक्टर R बोल देंगे और ये R1 हो जाए, ठीक है। ये सारे आपको पॉइंट्स गिवन है। अब एक बात बताइए, जब सारी चीजें प्लेन पे ले ली तो क्या मैं एक ही ए पॉइंट से एपी को भी मिला सकती हूँ, ए से एबी को भी मिला सकती हूँ, ए से एसी को भी, तीनों को ए से मिला दिया तो क्या मैं एपी वेक्टर, एबी वेक्टर और एसी वेक्टर तीनों की वैल्यूज निकाल सकती हूँ, एपी, एबी और एसी। अब आपकी मर्जी है, सुनो, आप एक पॉइंट फिक्स कर सकते हैं एबीसी में से, आप इसको बी ए, बीपी और बीसी भी ले सकते हैं, सी ए, सीपी और सी ए, सीपी और सीबी ये भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैंने एक एबीसी में से फिक्स कर दिया और बाकी उससे से ज्वाइन करा दिया। एपी इज ओपी माइनस ओए, एपी इज ओबी माइनस ओए and AC is OC minus 1. This will become R minus R1. OB is R2 minus R1 and R3 minus R1. ये क्यों किया? क्योंकि मैंने A को फिक्स किया तो वही OA सब में से माइनस हो गया R1 R1, या आप सभी में से R2 माइनस करेंगे अगर B को फिक्स कर देंगे, C को फिक्स करेंगे तो सब में से R3, एक चीज आपकी फिक्स होगी। नाउ वेक्टर AB और AC कहाँ लाई करते हैं बेटा? AP and AC आर इन सेम प्लेन, तीनों ही सेम में है वैसे तो, और अगर कोई दो वेक्टर सेम प्लेन में हो तो हमें नॉर्मल तो दिया नहीं गया, आप सबको बता रखा है अगर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ क्या आ जाएगी, एपी क्रॉस एसी किससे रिप्रेजेंट होगा, नॉर्मल टू द प्लेन जिस प्लेन में ये लाई करते हैं, और हमें तो पूरा प्लेन एक ही दिया हुआ है तो हमने क्या किया, इस एपी और एसी का क्रॉस कर दूं, ठीक है। अगर ये सेम प्लेन में है 10 वेक्टर 10 वेक्टर AP क्रॉस AC is perpendicular to आज AP क्रॉस AC is perpendicular to the plane containing the points AP cross AC is perpendicular to plane containing points A B C। AB क्रॉस AC क्या हो गया भाई, दो वेक्टर अगर सेम प्लेन में है तो हमने ये बात पढ़ रखी है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है, तो AB क्रॉस AC परपेंडिकुलर वेक्टर बन गया आपका, ठीक है। नाउ अगर AB क्रॉस AC परपेंडिकुलर है और AP क्या कर रहा है, इसी प्लेन में है, तो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, नाउ सिंस AP cross AC is perpendicular to plane where AP lies, so it is perpendicular to AP also। अब वो AP के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे, AP डॉट
AP क्रॉस AC मस्ट बी इक्वल टू 0। ये वेक्टर नॉर्मल है और ये परपेंडिकुलर है। हम एक बात और भी कह सकते थे कि तीनों एक प्लेन में है, पर हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि अगर तीन वेक्टर एक प्लेन में हो, कोप्लानर हो, तो कोप्लानर के लिए हम हमेशा क्या करते थे? अगर कोप्लानर हो तो हम कहते थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या टर्म आ गई? देखिए, अभी क्या आ गया? AP डॉट AP क्रॉस AC R माइनस R1 डॉट, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? AP क्रॉस AC में AP कितना था? R2 माइनस R1 क्रॉस R3 माइनस R1 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन बन गई आपकी प्लेन। R माइनस R1 डॉट R2 माइनस R1 क्रॉस R3 माइनस R1 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना के R माइनस R1 R2 माइनस R1 R3 माइनस इज इक्वल टू 0। हमें क्या लर्न कर लेना है भाई? R1 एक फिक्स कर दिया, तीन वेक्टर दिए जाएंगे आपको और एक आप मानेंगे एक्स वाई जेड, आर वेक्टर एक एक्स वाई जेड आप मानेंगे। तो जब आप इनका डिफरेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। अगर इसी प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, अब ये क्या आएगी? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन में क्या होगा भाई? आर माइनस आर वन, आर वेक्टर आपने क्या लिया है? एक्स आई वाई जे जेड के। आर वन क्या है? एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के। आर टू वेक्टर है एक्स टू आई वाई टू जे जेड टू के। और आर थ्री वेक्टर है, ये सारे वेक्टर्स हो गए। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने 0 बोला है। अगर मैं वेक्टर डिटर्मिनेंट में लिखूं आर माइनस आर वन क्या होगा? एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। आर टू माइनस आर वन क्या होगा? एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस वन। कहने का मतलब अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स निकालनी हो तो आप एक एक्स वाई जेड लेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स माइनस कर देंगे। इस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लीजिए, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through three points। ये आ जाएगा। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेक्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेक्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेक्ट फॉर्म में क्या करेंगे? देखिए, आपके पास ओ एक पॉइंट हो गया, एबीसी एक प्लेन है,
पहले आपको याद है इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की पढ़ी थी हमने, सेम वैसे ही है। स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, किसी को याद हो तो? बेटे स्ट्रेट लाइन में हम ऐसे पढ़ते थे ना, ये 2D है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेप्ट काटती हो, वाई एक्सिस का बी इंटरसेप्ट कट करती हो, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, हमने पढ़ा हुआ है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ये हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पढ़ा हुआ है कि अगर वो इंटरसेप्ट कट करती है तो। नौ, तब तो ये बात थी। अब ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब प्लेन अगर ये 2D था तो इसने दो एक्सिस पे काटा ए और बी। अब आपके अगर रूम का एक कॉर्नर ले लो दीवार का, और आप उसके सहारे कोई ऐसी बोर्ड लगा देते हैं, ऐसे ट्रायंगल कट करके, कि उसका एक एज तो जेड एक्सिस को कट करता है, टच करता है, एक एक्स एक्सिस को और एक वाई एक्सिस को। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप अपने रूम के कॉर्नर पे कोई भी चीज लगा दीजिए ऐसे पेपर में करके, तो वो जेड एक्सिस को भी टच कर रही हो, एक्स को भी टच कर रही हो और वाई को भी, टेढ़ा करके कोई चीज हमने मिला दी, तो इट मीन्स हमने एक प्लेन ले लिया, वो जेड एक्सिस के ऊपर सी इंटरसेक्ट करता हो, एक्स एक्सिस के ऊपर ए इंटरसेक्ट काटता हो, और वाई एक्सिस के ऊपर बी। जैसे हम स्ट्रेट लाइन में करते थे वैसे ही हमने इसके अंदर लिया, हमने इसका इंटरसेप्ट कट कर दिया। तो लेट ओ बी ओरिजिन, सपोज plane meets coordinate axis और प्लेन मीट करता है एट पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली, सच दैट कैसे मीट कर रहा है, जो आपका ओ ए है वो ए के इक्वल है, ओ बी इज बी, ओ सी इज स्मॉल सी। हमने ए बी सी ले लिया। अब अगर ए बी सी लो तो क्या आप कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर, ए के क्या होंगे बेटे, ये यहाँ भी कट कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो वाई जेड यहाँ जीरो होगी, ए जीरो जीरो। बी के क्या होंगे, जीरो बी जीरो, और सी के क्या होंगे, जीरो जीरो सी। ये हमारे पास एबीसी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है, प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, अब मैं स्मॉल एबीसी नहीं ले रही क्योंकि आपको वो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप ऐसे लिख लीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ए एक्स डी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब ये पॉइंट जो आपने ये माने हैं, प्लेन यहाँ से भी जो पास कर रहा है, अगर टच कर रहा है तो टच करता हो, तो सिंस plane passes through points A, B, C, therefore क्या रिजल्ट बन जाएगा, अगर आपका प्लेन ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या चीज बनेगी बेटा, देयरफॉर देखिए फर्स्ट ए जीरो जीरो डाल दो, ए इंटू ए, बी इंटू जीरो, सी इंटू जीरो प्लस डी इक्वल टू, दिस implies ए प्लस डी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली बी बी प्लस डी इक्वल टू जीरो एंड सी सी प्लस डी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें ए जीरो बी जीरो डलेगा, इसमें जीरो जीरो सी, तो आपके ये पॉइंट्स आ गए। यहाँ से आप कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड आउट करना, माइनस डी बाई स्मॉल ए, कैपिटल बी की माइनस डी बाई स्मॉल बी,
कैपिटल सी माइनस डी बाई स्मॉल सी। तीनों पॉइंट्स बता दो। अगर इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज वापस सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी in equation of plane अगर सारी वैल्यूज वापस डाल दी जाए तो ए एक्स था, ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई ए एक्स माइनस डी बाई बी वाई माइनस डी बाई सी प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहाँ तो तीनों माइनस डी है, ये प्लस डी है, इसको भी उधर दे दो, माइनस डी बाई ए एक्स माइनस डी बाई बी वाई। अगर मैं माइनस डी कॉमन ले लूँ तो एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इजिकल टू माइनस डी एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इज माइनस डी बाई माइनस डी इजिकल टू 1। thus x by a y by b z by c is equal to 1 is required equation of plane ठीक है, x by a